तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पेपर में। और आज हम लोग देखने वाले हैं चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853 के बारे में। ठीक है, क्योंकि इसके पहले हम लगभग देख चुके हैं जो आपका चार्टर एक्ट वगैरह का जो श्रृंखला चल रहा है, उस श्रृंखला में हम लोगों ने क्या पढ़ा है। तो हम लोग पढ़े हैं आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी को अध्ययन कर चुके हैं। उसके साथ ही यानी उसमें कुछ कमियां थी, उन कमियों को सुधार करने के लिए हम लोग देखे थे कि 1784 ईस्वी में आपका पिट्स इंडिया एक्ट आया था, विलियम पिट्स के द्वारा ये भेजा गया था। तो इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। और जब देख रहे हैं कि आपका 1786 ईस्वी में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस जो अमेरिका की क्रांति में क्या कर रहा था, वहां ब्रिटिश सेनापति के पद पर क्या कर रहा था, कार्य कर रहा था, जब उसे भेजा गया यानी भारत भेजा जा रहा था कि आप जाइए भारत का गवर्नर जनरल बनकर, तो उन्होंने क्या क्या रखा था, दो शर्तें रखी थी। बोली थी कि भाई मुझे प्रमुख सेनापति और गवर्नर जनरल दोनों का पद मिलेगा तो मैं जाऊंगा, ये बात बोला था। और साथ में बोला था कि ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश संसद हमें ये भी ऑर्डर दे कि मैं क्या कर सकता हूं, यानी जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद है, ठीक है, उनके फैसले को भी अगर आवश्यकता पड़े तो मैं निरस्त कर सकता हूं, ये अगर मुझे अधिकार मिलेगा तो मैं जाऊंगा। तो 86 में यही दो बात को मतलब उल्लेखित किया गया था कि क्या किया गया, यानी जो प्रमुख सेनापति हैं भारत में, ब्रिटिश जो प्रमुख सेनापति और साथ में अब गवर्नर जनरल, दोनों की शक्ति यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस के अंदर समाहित कर दी गई। और साथ में दूसरा इनके बात को स्वीकार किया गया था, बोला गया कि ठीक है भाई, जो गवर्नर जनरल परिषद है, अगर उनके फैसलों को लगता है कि आपको नहीं मानना चाहिए तो आप नहीं मान सकते हैं, उनके फैसलों को निरस्त कर सकते हैं। तो दोनों अधिकार मिला। तो 1786 में यही दो बिंदुओं पर उल्लेखित किया गया था। 1786 में ये दो सुधार किए गए थे। उसके बाद हम लोग देखे थे कि 1786 के बाद आपका 1793 ईस्वी में आपका एक एक्ट आया था। और 1793 ईस्वी में हम लोग क्या पढ़े थे, 1793 में जो एक्ट आएगा उसमें हम लोग देखे थे कि भाई कंपनी के लाइसेंस को जो है या कंपनी के कार्यकाल को यानी 20 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई जो कानून है उसको लिखित रूप से लागू किया गया आपका 1793 के एक्ट में ही। नेक्स्ट हम लोग देखे थे आपका 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था। 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, उसमें हम लोग देखे थे कि भाई 13 में यानी प्रमुख रूप से वही कार्य होगा जो वहां की जनता चाह रही थी। वहां की जनता की मांग थी कि भाई आप क्या कीजिए कि हमें भी व्यापार करने की अनुमति दीजिए, कि हम भी जाकर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में क्या करें, व्यापार करें। क्योंकि यहाँ पर तो नेपोलियन ने क्या कर दिया है, यानी आपका यूरोप में व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया है, यानी हमारे जो वस्तु है उन वस्तुओं को यानी यूरोप के लोग खरीद नहीं रहे हैं। ठीक है, तो हमें अन्य देशों में व्यापार करने की अनुमति दीजिए। आप क्या कर दिए हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार दे दिए हैं, वही व्यापार करेगी। तो उसको तो फायदा हो रहा था, बाकी अन्य लोगों को फायदा नहीं हो रहा था। तो बाकी सभी व्यापारी ये आग्रह किए और इनके आग्रह पर हम देखेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार था यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में या भारत के साथ व्यापार करने का, उस अधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। बस एक चीज उसमें बनी रही क्या, तो हम लोग देखे थे कि आपका जो चीन के साथ व्यापार का एक अधिकार बना रहा और साथ में भारत के साथ जो चाय का व्यापार कर रही थी उस पर यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार बना रहा, एक अधिकार बना रहा। बाकी सभी यानी ब्रिटिश लोगों को ये बोल दिया कि आप जाकर यानी क्या कर सकते हैं, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश भारत कहीं भी जाकर आप व्यापार कर सकते हैं, वहां पर रह सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक नियम बनाया गया था कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, वो ब्रिटिश क्राउन से लेना पड़ेगा, या बोल सकते हैं कि आपका ब्रिटिश संसद से आपको लाइसेंस पास करवाना पड़ेगा, जाकर व्यापार कर सकते हैं। तो 13 तक हम लोग ये जो प्रमुख बातें थी वो सब कुछ अध्ययन कर चुके हैं। और 13 के बाद अगर 20 साल आगे बढ़ते हैं तो हम लोग क्या मिलेगा, यानी चार्टर एक्ट 1833। क्योंकि यानी कंपनी के समय को हम लोग देखेंगे कि हर एक्ट में लगभग 20 वर्ष क्या कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था। तो 20 वर्ष बढ़ाया जाएगा तो 13 के बाद हम लोग क्या देखेंगे, 20 जोड़िएगा तो आपको 33 आ जाएगा। ठीक है, और 33 में फिर आप क्या कीजिएगा, 20 जोड़िएगा तो 53 आएगा। तो ये क्रम आपका चलता रहेगा। बीच में जो आपको दिखेगा 84 और 86 ये सुधार के लिए आए थे, इनको ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि 73 के बाद डायरेक्ट आपका 93 ही आता है। ठीक है, तो आप बोलिए कि बीच में, तो बीच में ये आपका सुधार से संबंधित बीच में एक है 1786 ईस्वी का भी और 1784 ईस्वी का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था। बाकी ये 20-20 वर्ष के अंतराल पर ही क्या आया था, सभी एक्ट आए थे। तो हम लोग ये देखेंगे कि चार्टर एक्ट 1833 में किन किन बातों का उल्लेख किया गया था, इन सभी बातों पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पर क्या है, चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी में आया था। और चार्टर एक्ट को हम लोग भारत सरकार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1833, और साथ में सेंट हेलेना अधिनियम 1832। अब सेंट हेलेना अधिनियम इसका नाम क्यों पड़ा, भारत सरकार अधिनियम हम देखेंगे इसका नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि आप देखिएगा इसी एक्ट के बाद यानी चार्टर एक्ट, यानी जो आपका चार्टर एक्ट 1833 होगा, इसी में गवर्नर जनरल और उसके परिषद को भारत सरकार के नाम से जाना गया था। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, भारत सरकार अधिनियम। और सेंट हेलेना द्वीप क्यों पड़ा, अब देखिएगा दक्षिण अटलांटिक महासागर में एक द्वीप का नाम है सेंट हेलेना द्वीप,
और यह भारत के साथ साथ यानी सेंट हेलेना द्वीप के लिए भी यह अधिनियम आया था, इसलिए इसे हम क्या बोल सकते हैं, सेंट हेलेना अधिनियम के नाम से जानते हैं। सेंट हेलेना अधिनियम या सेंट हेलेना जो द्वीप था उसके बारे में आप लोग ये बहुत अच्छे तरह से जानते होंगे, क्योंकि यहीं पर आप देखिएगा 1815 ईस्वी में नेपोलियन क्या किया था, कैद करके लाया गया था और यहाँ पे बंदी बनाकर रखा गया था। और फिर हम लोग देखेंगे कि 1821 ईस्वी में नेपोलियन की मृत्यु जो है कहां पर हुई थी, तो सेंट हेलेना द्वीप पर ही हुई थी। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला बिंदु इसमें क्या होगा, यानी चार्टर एक्ट 1833 का, इन बातों पर थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। जो आपका चार्टर एक्ट 1833 था, सबसे पहले इसमें क्या किया जाए, कंपनी जो कंपनी होगी यानी कंपनी के कार्यकाल को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ये पॉइंट याद रखना है। यानी हम लोग देखेंगे कि पहला इसमें बिंदु डाला गया था कि भाई कंपनी का कार्यकाल जो होगा वो 20 वर्षों लेकर कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, ठीक है। लेकिन दूसरा इसमें जो प्रमुख बिंदु था वो था कि शासन को केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया, यानी प्रशासन जो हो, प्रशासन को क्या किया गया, यानी केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। ये आपको याद रखना है, केंद्रीकृत प्रशासन स्थापित करने का प्रयास किया गया था, ठीक है। दूसरा बिंदु में क्या बोलेंगे कि केंद्रीकृत प्रशासन स्थापित करने का प्रयास किया गया था, प्रयास किया गया था। अब आप बोलिए कि भाई केंद्रीकृत प्रशासन स्थापित करने का प्रयास किया गया था, तो ये तो केंद्रीकृत प्रशासन तो रेगुलेटिंग एक्ट से ही प्रारंभ हो गया था। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 1773 ईस्वी में, आपको याद होगा 1773 ईस्वी में आपका आया था रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में जब आया था रेगुलेटिंग एक्ट, तो इसके द्वारा क्या किया गया था, हम लोग पढ़े थे कि उस समय यानी क्या किया गया, याद रखना है कि गवर्नर क्या करते, गवर्नर जनरल बनाया गया था। गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया था और गवर्नर जनरल के अधीन किन किन क्षेत्रों में कर दिया गया था, तो आपको याद होगा कि बंगाल और बंबई, मद्रास कर दीजिए, मद्रास और बंबई। यहां के गवर्नर, मद्रास के जो गवर्नर थे, मद्रास के गवर्नर और साथ में आपके जो बंबई के गवर्नर थे, दोनों को किसके अधीन कर दिया गया था, यानी बंगाल के गवर्नर को भी और मद्रास के गवर्नर को भी, दोनों को यानी गवर्नर जनरल के अधीन, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। तो 1773 ईस्वी में ही इसकी प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो चुकी थी, ठीक है। आप देखिएगा पुनः पिट्स इंडिया एक्ट जो आएगा, ये 1773 की बात हो गई, लेकिन जब हम देखते हैं कब की बात, कब देख रहा है आपका 1784 ईस्वी में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट आया। तो जब ये एक्ट आया था, यानी 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, तो पिट्स इंडिया एक्ट के समय भी आपको केंद्रीकृत प्रशासन दिखेगी। अब यहां पर हम लोग क्या देखे थे, इसमें और केंद्रीकृत हो गया। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था, आप देखिए इस एक्ट के तहत, तो सबसे ऊपर तो हम देख रहे हैं कि राजा, ब्रिटिश क्राउन राजा था, और राजा के नीचे आपका ब्रिटिश संसद थी। क्या थी, ब्रिटिश संसद, यही ना हो गया जी। अब ब्रिटिश संसद के अधीन आपके दो संस्थाएं थी, याद रखना है, एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर BOD, और एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOC, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये पिट्स इंडिया एक्ट में कर दिया गया था ना, यानी प्रशासन को दो भाग में बांट दिया गया था। आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक काम करेगी, ये व्यापार को संभाल रहे थे, व्यापार देख रही थी, और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो प्रशासन को देख रही थी, प्रशासन को देख रही थी। तो एक तरह से पिट्स इंडिया एक्ट में ही ये आपका केंद्रीकृत शासन प्रारंभ होता है, रेगुलेटिंग एक्ट से केंद्रीकृत शासन, क्योंकि इसमें गवर्नर जनरल के अधीन बंगाल और मद्रास को कर दिया गया। गवर्नर जनरल के अधीन क्या कर दिया गया, बंगाल और मद्रास, और केंद्र, यानी केंद्र कौन है आपका, बंगाल का गवर्नर। यहां पर आप देखिएगा ध्यान से, यानी जो आपका गवर्नर होगा, ये कहां का गवर्नर है, बंगाल का गवर्नर
जो था बंगाल का जो गवर्नर था उसे क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसके अधीन मद्रास और बंबई कर दिया गया। तो भाई यहाँ पर भी तो केंद्रीकृत शासन प्रारंभ हो रहा है ना। केंद्रीकृत शासन का प्रारंभ अगर देखा जाए तो सबसे पहले कहां से प्रारंभ हो रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट से ही प्रारंभ हो गया था ना, जब आप गवर्नर जनरल का पद का सृजन किए थे, क्योंकि उसके अधीन तो केंद्र। अब मान लीजिए जैसे कि दिल्ली में प्रधानमंत्री हो गए और अन्य राज्यों में हमारे क्या हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, तो ये मुख्यमंत्री जो है वो किसके अधीनस्थ है, प्रधानमंत्री के अधीनस्थ है, यानी केंद्र में प्रधानमंत्री और अन्य राज्यों में, तो एक तरह से सबका संचालन, सबका नेतृत्व कौन कर रहा है, केंद्र में प्रधानमंत्री कर रहा है। उस वैसे ही यहाँ पर आपका गवर्नर जनरल जो है यानी क्या कर रहा है, मद्रास हो गया और बंबई हो गया, दोनों को नियंत्रित कर रहा है यहाँ पर, यानी बंगाल में बैठकर। तो केंद्रीकृत प्रशासन यहां से भी आपको क्या हो गई, प्रारंभ हो गई थी। यहां पर आप लोग देखिएगा पिट्स इंडिया एक्ट में, तो क्राउन जो है, राजा, राजा सबसे ऊपर है यहाँ पर, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन जो है वो क्या है, सबसे ऊपर है, और उसके अधीनस्थ है आपका ब्रिटिश संसद। और ब्रिटिश संसद के ने क्या किया, दो पार्ट को बांट दिया, एक आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक हो गया आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यहां पर क्या कर रहे हैं, व्यापार को देख रही है और ये प्रशासन को देख रहा है, ठीक है। अब इसमें हम लोग ये देखे थे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, और इसमें एक और यहां पर पार्ट बनाया गया था गवर्नर जनरल का। और गवर्नर जनरल, अब यहां पर हम देखेंगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन, एक तरह से देख सकते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन कौन थे, गवर्नर जनरल। नीचे दिखाई नहीं, गवर्नर, गवर्नर जनरल, जनरल। और गवर्नर जनरल के अधीन आपके थे गवर्नर लोग, गवर्नर, गवर्नर यानी मद्रास का, ये बंगाल में हो गए गवर्नर जनरल, और बाकी जो गवर्नर है यहाँ आपका मद्रास का गवर्नर है और इधर आपका मुंबई गवर्नर। तो केंद्रीकृत प्रशासन हमको यहीं से दिख रहा, प्रारंभ हो जाता है, आपको 84 में भी दिखेगा। यहां पर भी प्रयास किया गया केंद्रीकृत प्रशासन स्थापित हो, ठीक है। इन बिंदु को आपको थोड़ा सा क्या करना है, याद रखना है। मैं उदाहरण देकर आपको समझा दिया कि केंद्रीकृत प्रशासन अभी नहीं, बल्कि ये आपका पिट्स इंडिया एक्ट में भी देखा जा सकता है, और साथ में रेगुलेटिंग एक्ट में भी हम देख सकते हैं कि वहीं से प्रारंभ हुआ था आपका केंद्रीकृत प्रशासन। लेकिन अब यह प्रयास किया जा रहा है कि पूर्ण रूपेण जो प्रशासन हो वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाए, या ब्रिटिश संसद के हाथों में चला जाए। और इसके लिए ये क्या करेंगे, यहां पर आप देखिएगा, याद रखना है कि भारत के गवर्नर जनरल, नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, इसके अधीनस्थ यानी केंद्रीय प्रशासन जब स्थापित करने का प्रयास किया गया, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि भारत का जो गवर्नर जनरल है, इसमें याद रखना है भारत का गवर्नर, गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल नामक एक पद बनाया गया। और भारत का जो आपका गवर्नर जनरल होगा, भारत का गवर्नर जनरल, ये किसको बनाया जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। आपको याद रखना है जब आपसे पूछे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो याद रखना है लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर पूछे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो आपको याद रखना है कौन था, बंगाल का गवर्नर जनरल आपका याद होगा वारेन हेस्टिंग था। लेकिन अगर पूछे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखना है लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर पूछे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, क्योंकि यही गवर्नर जनरल था। और इसी के समय यानी यहां पर आप देखेंगे 1733 ईस्वी का एक लाकर इसे भारत का गवर्नर जनरल क्या कर दिया गया, बना दिया गया, ठीक है। अब यह भी आपको याद रखना है कि भारत के गवर्नर जनरल को सैनिक एवं नागरिक दोनों अधिकार दिए गए थे। भारत के गवर्नर जनरल को, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, इनको सैनिक एवं नागरिक, क्या बोलेंगे कि सैनिक और नागरिक, नागरिक दोनों अधिकार प्रदान किए गए थे, दोनों अधिकार प्रदान किए गए थे, प्रदान किए गए थे, ठीक है। क्या किया गया, केंद्रीकृत प्रशासन को ध्यान में रखा गया, और केंद्रीकृत प्रशासन को ध्यान में रखते हुए यानी बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे क्या कर दिया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला प्रथम व्यक्ति जो था वो कौन था, आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक था, और जिसे हम लोग देखेंगे क्या करेगा, ये सैनिक अधिकार भी इनको दे दिया गया और नागरिक अधिकार, दोनों ही अधिकार किसे प्रदान कर दिया गया, आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक को दे दिया गया। याद रखना है कि इसके तहत सभी प्रांतीय गवर्नरों को भारत के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। जितने भी प्रांतीय गवर्नर थे उसे किसके अधीन कर दिया गया, भारत के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक के अधीन। आपको याद रखना है।
यानी भारत के सभी प्रांतीय गवर्नरों को, भारत के सभी प्रांतीय गवर्नर, सभी प्रांतीय गवर्नरों को क्या किया गया, यानी भारत के सभी प्रांतीय गवर्नरों को किसके अधीन कर दिया गया, भारत के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत के सभी प्रांतीय गवर्नरों को, भारत के सभी प्रांतीय जितने भी गवर्नर थे, सभी गवर्नरों को भारत के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। और साथ में हम देखे थे, यानी पिट्स इंडिया एक्ट में, यानी 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, उसमें हम लोग क्या देखे थे, उसमें हम लोग देखे थे कि भाई इनको एक अधिकार दिया गया था कि प्रांतीय गवर्नर क्या कर सकते हैं, विधि बना सकते हैं। आपको याद होगा कि प्रांतीय गवर्नर जो लोग थे, इनके सदस्यों की यानी गवर्नर परिषद का गठन किया गया था, गवर्नर परिषद का गठन किया गया था। उस समय का गठन किया गया था कब, 1784 में, याद रखना है कब, तो 1784 ईस्वी में अप्रांतीय जितने भी गवर्नर होते थे वो क्या कर सकते थे, यानी विधि बनाने का अधिकार दिया गया था, विधि बनाने का अधिकार प्राप्त था। आपको याद होगा जब 1784 ईस्वी का आप एक्ट पढ़े होंगे तो इन्हें विधि बनाने का अधिकार प्राप्त था। विधि बनाने के पश्चात यानी लास्ट में जो अनुमोदन करना होता था, अनुमोदन कौन करता था, अनुमोदन करते थे आपके गवर्नर जनरल। यानी गवर्नर जनरल के अनुमोदन के बाद इनके जो बनाए गए कानून है वो क्या होते थे, लागू हो जाते थे। ठीक है, तो अब क्या किया जाएगा, अब ये किया जाएगा कि भारत के जो गवर्नर जनरल के अधीन जितने भी क्या है आपके गवर्नर हैं, जो गवर्नर विधि बना रहे थे, गवर्नर परिषद द्वारा जो विधि बनाने का कार्य किया जा रहा था, उनको समाप्त कर दिया जाएगा। यानी गवर्नर परिषद के विधि बनाने संबंधी अधिकार, विधि बनाने संबंधी अधिकार को क्या कर दिया गया, को समाप्त कर दिया गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, लिखेंगे इसके तहत क्या होगा, यानी भारत का गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया। ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट में हम लिख सकते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, उन्हें जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उन्हें भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे अगला पॉइंट क्या होगा भाई। तो अब ये कर दिया गया कि भारत के जितने भी प्रांतीय गवर्नर थे, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि भारत के सभी प्रांतीय गवर्नरों को, भारत के सभी प्रांतीय गवर्नरों को भारत के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ये भी पॉइंट लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रांतीय गवर्नर या गवर्नर परिषद
को विधि बनाने संबंधित अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये काम हुआ था। यानी जो आपके गवर्नर परिषद, यानी जो गवर्नर परिषद था प्रांत के या प्रांतों के गवर्नर परिषद, याद रखना है, ये लिख लीजिएगा, प्रांतों के गवर्नर परिषद को विधि बनाने संबंधी अधिकार को एक तरह से क्या कर दिया जाएगा, इसमें हम देखेंगे पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, और पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया गया, यानी देखेंगे क्या, प्रांतों के गवर्नर परिषद को विधि बनाने संबंधी अधिकार को पूर्ण रूपेण क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब संपूर्ण भारत के लिए विधि बनाने का दायित्व जो है किसको सौंप दिया गया, यानी भारत के गवर्नर जनरल को सौंप दिया गया। ये भी पॉइंट इसमें लिखेंगे कि संपूर्ण भारत के लिए विधि बनाने का अधिकार, बनाने का दायित्व, संपूर्ण भारत के लिए विधि बनाने का दायित्व भारत का गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल को सौंप दिया गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, यहां पर आप देखिए कि भाई प्रांतों को जो गवर्नर परिषद थी, गवर्नर परिषद को विधि बनाने के संबंधी प्रावधान क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और साथ में देखेंगे संपूर्ण भारत के लिए अब विधि बनाने का दायित्व अब किसे सौंप दिया गया, ये दायित्व अब किसको होगा, भारत के गवर्नर जनरल का। ठीक है, अब भारत के गवर्नर जनरल द्वारा ही क्या किया जाएगा, संपूर्ण भारत के लिए विधि बनाया जाएगा। अब ये देखिए कि इस समय गवर्नर जनरल के पास टाइम है कि भाई संपूर्ण भारत के लिए क्या करें, विधि बनाए। तो अब गवर्नर जनरल क्या करेंगे, देखिए भाई इतना सारा कार्य है, सब तो हम संभाल नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे, एक विधि आयोग का गठन करेंगे। क्या करेंगे, विधि बनाने के लिए एक विधि आयोग का गठन करेंगे और उस विधि आयोग में अध्यक्ष चुनेंगे आपका लॉर्ड मैकाले को। किसको अध्यक्ष चुनेंगे, लॉर्ड मैकाले को अध्यक्ष चुनेंगे। और याद रखना है कि सबसे पहले यानी विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बना, तो याद रखना है लॉर्ड मैकाले। ठीक है, लॉर्ड मैकाले को। अब ये किस प्रकार होगी, तो आपको याद रखना है कि गवर्नर, भारत के गवर्नर परिषद के सदस्यों की संख्या में एक संख्या की वृद्धि की गई, एक संख्या क्या कर दी गई, वृद्धि की गई। विधि सदस्य के रूप में, विधि सदस्य के रूप में। अब क्या होगा, जो गवर्नर का यानी गवर्नर जनरल का जो परिषद था, इसमें क्या लिखा है, यानी गवर्नर परिषद नहीं, गवर्नर जनरल का परिषद, गवर्नर जनरल का जो परिषद होता था उसमें हम संख्या कितने देखे थे, उस समय हम देखे थे कि गवर्नर जनरल के परिषद की जो संख्या थी वो 4 से क्या हो गई थी, 3 हो गई थी, जिसमें एक प्रमुख क्या होते थे, आपके भारत के सेनापति होते थे। तो सेनापति होते थे तो 4 से 3 किया गया था, याद होगा आपको। और जब 4 से 3 किया गया तो पुनः अब इसमें क्या कर दिया गया, यानी 3 से 4 कर दिया गया। तो 4 किया गया तो उसमें एक आपका विधि बनाने वाला जो व्यक्ति है उसको भी क्या कर दिया जाएगा, इसमें एक विधि सदस्य के रूप में जोड़ दिया गया। यानी गवर्नर जनरल की जो परिषद होगी उसमें एक विधि सदस्य के रूप में क्या कर दिया, एक व्यक्ति को नियुक्ति कर दी जाएगी और वह व्यक्ति होगा लॉर्ड मैकाले। कौन होगा, यानी विधि सदस्य के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति हुई थी और वह व्यक्ति कौन था, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, परंतु यह भी आपको याद रखना है कि ये 3 ही लोग जो है गवर्नर जनरल परिषद के कार्य को संपादित करेंगे। जो विधि सदस्य के रूप में जो व्यक्ति आएंगे उन्हें अभी वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, उनका काम केवल क्या होगा, यानी विधि संबंधित कार्य, केवल क्या करना है, आपको विधि बनाना है। ठीक है, ये भी सभी पॉइंट को क्या कर लीजिए, आप लिख लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि फिर नीचे आपको दिखेगा नहीं।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या याद रखना है, देखिए सबसे पहले क्या होगा कि कंपनी के कार्यकाल क्या कर दिया, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। फिर केंद्रीकृत प्रशासन स्थापित करने का प्रयास किया गया, जिसको मैं समझा चुका हूं। इसके तहत फिर क्या किया गया, भारत के गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया, यानी और बंगाल के जो गवर्नर थे, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उसको यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उस समय, और उन्हें क्या किया जाएगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, भारत के सभी प्रांतीय गवर्नरों को भारत के गवर्नर जनरल के अधीनस्थ कर दिया जाएगा, और अधीनस्थ करने के पश्चात फिर क्या किया जाएगा, उनके विधि बनाने संबंधी जो अधिकार थे उन अधिकार को भी क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। अब जो विधि है वो कौन बनाएंगे, संपूर्ण भारत के लिए, यानी भारत के गवर्नर जनरल ही क्या करेंगे, विधि बनाएंगे। और उनके लिए क्या करेंगे, अब उसके लिए क्या करेंगे, विधि आयोग का गठन करेंगे। विधि आयोग का गठन कब होता था, और याद रखना 1834 ईस्वी में, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, 1834 ईस्वी में विधि आयोग का गठन किया था। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें होगा आपका जो गवर्नर जनरल परिषद के सदस्यों में एक की संख्या क्या कर दी जाएगी, वृद्धि कर दी जाएगी। और उस किस रूप में वृद्धि की जाएगी, तो याद रखना है विधि सदस्य के रूप में एक की वृद्धि की जाएगी। वो वोट नहीं देंगे, केवल विधि का काम करेंगे। और 34 में हम देखेंगे कि उस विभाग को ही अलग कर दिया गया, यानी विधि आयोग का गठन करके 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया, यानी विधि आयोग का गठन किया, और उसका अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त कर दिया, लॉर्ड मैकाले को उसका अध्यक्ष चुन दिया। ठीक है, देखेंगे विधि आयोग का काम क्या था। तो विधि आयोग का काम सभी नियमों या कानूनों और कानूनों को संहिताबद्ध करना था, संहिताबद्ध करना था। मतलब भारत में किस तरह से लोगों को सजा दी जाती है, कौन से कार्य के लिए कौन सा सजा दिया जाता है, इन सभी नियमों और कानूनों को क्या करना है, यानी भारत के हिसाब से ही क्या करना है, आपको क्रमबद्ध तरीके से उन नियमों कानूनों को लिखना है, और उसी के तहत क्या किया जाएगा यहाँ पर, यानी कानून व्यवस्था या विधि की स्थापना की जाएगी। ठीक है, ये काम था आपका विधि आयोग की। और यहीं से हम देखेंगे कि आईपीसी की जो धारा है, आईपीसी की धारा का जन्म हुआ था। ये भी पॉइंट याद रखना है कि आईपीसी भारतीय दंड संहिता का जन्मदाता अगर बोला जाए तो वो कौन था आपका, बोल सकते हैं चार्टर एक्ट 1833। क्या रखना है कि आईपीसी की धारा का बीजारोपण कहां से प्रारंभ हो गया, 1833 से ही प्रारंभ हो गया। या एक तरह से मान सकते हैं कि इसका जन्मदाता किसे माना जाता है, यानी आईपीसी जो भारतीय दंड संहिता है, यानी भारतीय दंड संहिता का जन्मदाता अगर बोला जाए, जन्मदाता यही आपका 1833 का चार्टर एक्ट था, जो हम देखेंगे ये पूर्णतः लागू कब होता है, ये लागू होगा 1860 ईस्वी क्या हो जाएगा, ये लागू होगा। ठीक है, 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता क्या होगा, लागू होगा। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि भारतीय दंड संहिता का जन्मदाता कौन सा एक्ट था, तो आपको याद रखना है कि चार्टर अधिनियम 1833 क्या था, इसका जन्मदाता के रूप में जाना जाएगा। क्लियर। तो आगे हम देखेंगे कि कंपनी के व्यापारिक कार्य को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, यानी इसमें अगला जो प्रावधान था, यानी कंपनी के व्यापारिक कार्यों को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। आपको याद रखना है, अब ये मत समझिएगा कि कंपनी को व्यापार करने का एक अधिकार को समाप्त किया गया, बल्कि एक अधिकार को समाप्त नहीं किया गया, पूर्णतः इन पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। एक अधिकार का समाप्त होने का तात्पर्य यह होता है कि कंपनी भी व्यापार करेगी और अन्य लोगों को भी क्या कर दी गई, छूट दे दी गई। लेकिन यहां पर एक अधिकार को ही समाप्त नहीं किया गया, बल्कि बोल सकते हैं कि पूर्णतः यानी कंपनी के व्यापार के कार्यों पर क्या कर दिया, पूर्ण रूपेण प्रतिबंध लगा दिया गया, और अब पूर्ण रूप से यानी राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्य को सौंप दिया गया। अब कंपनी में क्या किया जाएगा, पूर्ण रूपेण राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को सौंप दिया गया। अब कंपनी को पूर्णतः
राजनैतिक एवं प्रशासनिक कार्यों को सौंप दिया गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब आप ये सोच रहे हो कि भाई कंपनी को अभी तो प्रयास कर रही थी ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश संसद कि भाई कंपनी को जितना हो सके उतना अपने हाथ में लिया जाए, और अभी आप बोल रहे हैं सर कि यहाँ पर कंपनी को पूर्णतः व्यापार करने की अनुमति दे दी गई, और सॉरी कंपनी को पूर्णतः प्रशासन चलाने की अनुमति दे दी गई, व्यापार की अनुमति को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। तो ये बात आप निगेटिव सोच रहे हैं, मतलब गलत सोच रहे हैं, ठीक है। यहां पर मतलब क्या है, ये तत्पर क्या है, ये आपको याद रखना है। यहां पर यानी क्राउन के ट्रस्ट के रूप में यहां पर कार्य करेगी कंपनी जो है, ब्रिटिश कंपनी जो है। यहां पर एक और इसमें पॉइंट था कि कंपनी यानी कंपनी ब्रिटिश क्राउन के ट्रस्टी के रूप में कार्य करेगी, मतलब क्राउन ये सोच रहा था कि प्रत्यक्ष रूप से यानी भारतीय शासन को अपने हाथों में लेने से पहले एक बार क्या किया जाए, कंपनी को पूर्ण रूपेण क्या कर दिया जाए, यानी प्रशासन के कार्यों क्या कर दिया जाए, सौंप दिया जाए, व्यापारिक कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, और देखा जाए कि होता क्या है, ठीक है। और वो किसके, यानी एक तरह से हमारा ही प्रतिनिधित्व वहां पर करेगी, एक तरह से पूरा का पूरा कंट्रोल जो होगा वो कंपनी पर किसका कंट्रोल है, ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल है। आप यहां पर देखिए कह रहा है कि कंपनी ब्रिटिश क्राउन के ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रही है, ब्रिटिश क्राउन के ट्रस्टी के रूप में काम कर रही है, मतलब खुद से कुछ नहीं करेगी, जो भी करना होगा ब्रिटिश क्राउन से इजाजत लेकर वो करेगी। व्यापारिक कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और बोला कि आप क्या कीजिए, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों पर काम कीजिए, ठीक है। इसके साथ हम देखेंगे, इसके साथ ही यानी भारत के जितने भी ब्रिटिश, इसके साथ ही हम ये देखेंगे कि ब्रिटिश के जितने भी नागरिक हैं अब वो भारत आ सकते हैं, यहां व्यापार कर सकते हैं और यहां निवास कर सकते हैं, और उसके लिए अब उन्हें लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब जो है भारत को यानी ब्रिटिश क्राउन जो है वो ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में साफ साफ देख रहे हैं, ठीक है। और वो ब्रिटिश भारत को अपना अंग मान रहे हैं, इसलिए अब यहां आने के लिए आपको कोई किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो ये भी पॉइंट लिख लीजिएगा कि इस एक्ट के तहत ब्रिटिश नागरिकों को भारत आकर निवास करने एवं व्यापार करने की पूर्णतः स्वतंत्रता मिल गई, पूर्णतः स्वतंत्रता दे दी गई, मतलब अब उन्हें किसी प्रकार की कोई लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। पहले हम लोग देखे थे कि भारतीय व्यापारी अगर आना चाहते हैं, ब्रिटिश व्यापारी अगर आना चाहते हैं भारत में, तो उन्हें लाइसेंस लेने की आवश्यकता पड़ेगी। वो क्राउन से या ब्रिटिश संसद से लाइसेंस लेंगे और लेने के पश्चात क्या कर सकते हैं, यहां पर आ सकते हैं, निवास कर सकते हैं, यहां व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये भी लाइसेंस को भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस समय तक यानी ब्रिटिश में यानी इंग्लैंड में जो था आपका वो दास प्रथा समाप्त हो चुका था, और इस समय तक जब ब्रिटेन में दास प्रथा समाप्त हो गया था तो उनके द्वारा यानी भारत में भी दास प्रथा समाप्त करने का प्रावधान पेश कर दिया गया था इस एक्ट में। यह भी पॉइंट आपको याद रखना है कि इसी एक्ट के तहत भारत में भी दास प्रथा को समाप्त करने का प्रावधान पारित कर दिया गया था। लेकिन पूर्ण रूपेण अभी समाप्त नहीं होगा। पूर्ण रूपेण हम देखेंगे 1843 ईस्वी में आपका जो है दास प्रथा क्या हुआ था, आपका ब्रिटेन से समाप्त हुआ था, ठीक है। 1843 में यह पूर्ण रूपेण समाप्त होगा, ये आप लिख लीजिए कहीं पर। परंतु
परंतु पूर्णतः 1847 ईस्वी में दास प्रथा भारत में क्या हुआ, समाप्त हुआ। ये सभी प्रावधान थे आपका आपका चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी में। नॉर्मली आपको याद रहेगा क्या क्या बोल सकते हैं क्या भाई, कि विधि आयोग का गठन सभी नियमों और कानूनों को संहिताबद्ध करना था। विधि आयोग का गठन जो किया गया था किस उद्देश्य से किया गया था, वो क्या करेंगे, वो सभी नियमों और कानूनों को संहिताबद्ध करेंगे, मतलब क्रम से एक एक कानून को सजाएंगे। नेक्स्ट, आईपीसी की धारा का बीजारोपण यानी 1833 में ही कर दिया गया। बोल सकते हैं कि आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता का जन्मदाता कौन सा एक्ट है, तो 1833 का एक्ट है। ठीक है, याद रहेगा। कंपनी के व्यापारिक कार्यों पर पूर्णतः क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया, और साथ में बोला गया कि तुम व्यापारिक कार्य को बंद करो और तुम क्या करो, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को संभालो। ठीक है, और इसके साथ ही यानी भारत में यानी ब्रिटिश नागरिकों को आने के लिए पूर्णतः आजादी दे दी गई, चाहे वो आकर निवास करे या यहाँ क्या करे, व्यापार करे, कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए किसी प्रकार की कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, साथ में यानी जब देखें कि ब्रिटिश यानी इंग्लैंड में जब वो अपना अंग समझने लगे थे, भारत का उपनिवेश समझने लगे थे, तो जब इंग्लैंड में क्या हुआ, यानी दास प्रथा को समाप्त किया गया, तो उसके साथ ही आपका देखिएगा भारत में भी यह एक्ट पारित हो जाएगा 1833 ईस्वी के साथ ही, कि भारत में भी क्या किया जाए, दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया जाए। लेकिन पूर्णतः प्रधान तो था 1833 के एक्ट में ही, लेकिन ये समाप्त कब हुआ, तो 1843 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त किया गया। ठीक है, ये सभी प्रावधान थे आपके चार्टर एक्ट में। क्लियर, याद हो गया होगा मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है। इसके साथ ही आप देखते हैं, हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि गवर्नर जनरल और उसके परिषद को यहां पर क्या किया गया, भारत सरकार बोला गया था। ये भी पॉइंट आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा। चलिए इसको पहले मिटा दें। गवर्नर जनरल उसके परिषद को क्या बोला जाने लगा, भारत सरकार। ठीक है, और इसीलिए इस अधिनियम को भारत सरकार अधिनियम वहां पर हम लिखे हुए हैं, इसलिए इस अधिनियम को भारत सरकार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। क्लियर, इस अधिनियम के तहत ही आपको याद रखना है कि गवर्नर जनरल प्लस यानी एवं इसकी परिषद एवं इनकी परिषद को क्या कहा गया, भारत सरकार बोला गया, भारत सरकार। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। किसमें बोला गया भारत सरकार, तो चार्टर एक्ट 1833। इसलिए हम यहाँ पर ऊपर लिखे हुए हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1833 भी बोल सकते हैं, क्योंकि गवर्नर जनरल एवं इनकी परिषद को, गवर्नर जनरल एवं इसकी परिषद को नाम क्या दिया गया, भारत सरकार नाम दिया गया। ठीक है, और एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि इस अधिनियम के तहत हम लोग देखेंगे कि वंश जाति रंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया गया। भेदभाव पर क्या किया गया, प्रतिबंध लगाया गया। मतलब बोला कि वंश जाति एवं रंग या जन्म स्थान के के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी नियुक्तियों में याद रखना है कि सरकारी नियुक्तियों में योग्यता को ही महत्व दिया जाएगा। ये पॉइंट भी याद रखना है। ये सब किसमें बोला गया था, ये बोला गया था आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1833 ईस्वी में, कि भाई किसी के साथ भी अब वंश के नाम पर, जाति के नाम पर या रंग के नाम पर किसी के साथ किसी भी पद के लिए भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो व्यक्ति योग्य होगा, चाहे वो ब्रिटिश हो चाहे भारत हो। पहले था ना कि उच्च पदों पर यानी ब्रिटिश लोग ही क्या थे, यानी पदासीन थे, और निम्न पदों पर भारतीय लोगों को ही नियुक्ति होती थी। लेकिन अब ये बोला है कि नहीं भाई, उच्च पद भारतीय भी हासिल कर सकते हैं अगर उनके अंदर क्या हो, योग्यता हो। तो हम किसी के साथ यानी रंग के आधार पर या भाषा के आधार पर या जाति के आधार पर या वंश के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर किसी से कोई भेदभाव करने वाले नहीं है। इसमें भी यह प्रावधान दिया गया था कि खुली प्रतियोगिता
के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। लेकिन यह लागू नहीं होगा, यह लागू होगा आपका 1853 ईस्वी के एक्ट में, ठीक है। लेकिन प्रावधान था, लेकिन लागू नहीं हो रहा था, ठीक है। आपको याद रखना है, बस इसमें यह बात लिखी गई थी कि नियुक्तियों में योग्यता को ही अधिक महत्व दिया जाएगा। यहाँ पर जाति, रंग, जन्म स्थान के आधार पर हम भेदभाव करने वाले नहीं हैं। ये पॉइंट क्या करना है, आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी हम आपको बता चुके हैं कि इस एक्ट को सेंट हेलेना अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट को क्या बुलाया जाता है, इस एक्ट को सेंट हेलेना अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ये तो आप लोग जानते हैं, क्यों? क्योंकि यह एक्ट जो है, यह एक्ट सेंट हेलेना महाद्वीप द्वीप के लिए भी लाया गया था। कब? तो याद रखना है, ये 1832 ईस्वी में, ठीक है। सेंट हेलेना द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखना है कि सेंट हेलेना द्वीप क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि इसी द्वीप पर नेपोलियन को बंदी बनाकर रखा गया था, कब? 1815 में। और इसी द्वीप पर इनकी इसी द्वीप पर नेपोलियन की मृत्यु भी हुई थी, मृत्यु भी हो गई थी। कब? तो याद रखना है, 1821 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी सेंट हेलेना द्वीप पर, ठीक है। तो याद रखना है कि यह जो अधिनियम था, चार्टर अधिनियम 1833, ये आपका भारत में भी सेम लागू हुआ था, वैसे ही आपका सेंट हेलेना द्वीप पर लागू हुआ था, इसलिए इसे सेंट हेलेना अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और कुछ उस द्वीप की विशेषता जो है, कहां पर अवस्थित है, याद रखना है, यह द्वीप कहां पर अवस्थित है, तो दक्षिण अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में अवस्थित है कौन? सेंट हेलेना द्वीप, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, ये हो गया आपका क्या, चार्टर एक्ट 1833। और चार्टर एक्ट 1833 में किन किन बातों का उल्लेख किया गया था, सब आपको याद हो गया होगा। चलिए मिटा दें। देखेंगे नेक्स्ट जो अगला टॉपिक है वो है आपका चार्टर एक्ट 1853। अब इसकी क्या विशेषता थी? 1853 में जो एक्ट आया था, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हर एक्ट में क्या था कि कंपनी के लिए 20 वर्ष का समय बढ़ाया गया था, लेकिन इस एक्ट में किसी प्रकार का कोई समय सीमा निर्धारित नहीं किया जाएगा, यानी कंपनी के लिए कोई भी सीमा का निर्धारण नहीं किया जाएगा। क्योंकि क्राउन देखेंगे कि कभी भी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से यानी शासन को अपने हाथों में ले सकता था, इसलिए इसमें क्या किया गया, यानी समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे विधि बनाने के लिए एक 12 सदस्यीय आपका विधान परिषद गठन किया गया। विधि बनाने के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया जाएगा, और ये सदस्य क्या करेंगे, यानी संपूर्ण भारत के लिए विधि बनाने का काम करेंगे। 12 सदस्यीय विधान परिषद यानी जब क्या कर लेंगे, विधि बना लेंगे, तो उस विधि को लागू करने के लिए आपको भारत के गवर्नर जनरल से क्या अनुमोदन करना पड़ेगा, मतलब उससे अनुमति लेनी पड़ेगी। उनकी जब मोहर लग जाती है तब क्या होगी, आपका जो कानून होगा वो पूरे भारत में लागू कर दिया जाएगा। ये आपको याद रखना है। विधि सदस्य के रूप में यानी गवर्नर जनरल परिषद में जो एक व्यक्ति की नियुक्ति हुई थी और 3 से 4 हो गई थी, तो विधि सदस्य में जो व्यक्ति आए थे, विधि सदस्य को उस समय आपको याद होगा कि वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं किया गया था, ठीक है। लेकिन अब जो है यानी चार्टर अधिनियम 1853 ईस्वी के तहत यानी जो विधि सदस्य होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपको वोट देने का अधिकार उन्हें प्रदान कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब हो गया आपका गवर्नर जनरल परिषद के सदस्यों की संख्या 4 हो गई, और वो चारों वोट देंगे, प्लस में आपका एक गवर्नर जनरल, यानी भारत के गवर्नर जनरल हो गया, ठीक है। इसके साथ ही आप देखिएगा कि भारत के गवर्नर जनरल तो अलग हो गए, लेकिन बंगाल के कार्यों को संचालन करने के लिए यहाँ पर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर का नियुक्ति की गई। आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि इस अधिनियम के तहत ही यानी बंगाल में शासन
प्रशासन को चलाने के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल की क्या की गई थी, नियुक्ति गई थी। खुली प्रतियोगिता से नियुक्तियों को क्या किया गया, यहाँ पर भरा जाने लगा। ये सभी विशेषताएं होगी आपकी किसकी, यानी चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी की। चलिए हम लिख लेते हैं क्या क्या विशेषताएं थी। सबसे पहले इसमें क्या किया गया, सबसे पहले इसमें बोला गया कि कंपनी के लिए समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया, यानी कंपनी के शासन का समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया। कंपनी के शासन का समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया, सबसे पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि अब क्राउन चाह रहा था कि अब इनके कंपनी के हाथों से क्या कर ले, हम सत्ता को हथिया ले, ठीक है, इसलिए समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया। विधि बनाने के लिए क्या किया गया, तो याद रखना है कि विधि बनाने के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की गठन की गई। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि विधि बनाने के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद क्या किया गया, गठन किया गया। अब जो है यही क्या करेंगे, आपका विधि बनाएंगे, यानी कानून को बनाएंगे। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि विधान परिषद विधि बनाने के बाद भारत के गवर्नर जनरल से अनुमति लेगी। मतलब ये जो विधि बनाएगी वो ऐसे ही लागू नहीं हो जाएगा। विधि बनने के पश्चात आपको क्या करना पड़ेगा, जो भारत के गवर्नर जनरल हैं उनसे आपको मुहर लगवाना पड़ेगा कि भाई जो भी नियम कानून बना है वो उचित है कि नहीं। आप एक बार देख लीजिए, वो देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका लोकसभा राज्यसभा, देखिएगा कोई भी बिल पास होता है तो पहले आपका लोकसभा या राज्यसभा से कहीं से भी निकलेगा। उसके बाद राष्ट्रपति जब तक उस पर मुहर नहीं लगाते हैं तब तक वो जो बिल है वो आपको कानून के रूप में उसे दर्जा नहीं दिया जाता है। उसी प्रकार ये जो विधान परिषद है, विधान परिषद कानून तो बनाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए अनुमति किसकी चाहिए, तो अनुमति चाहिए आपका भारत के गवर्नर जनरल की, ठीक है। तो ये काम इसमें किया गया था, किसमें, 1853 के 1853 के चार्टर एक्ट में। क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो विधि सदस्य थे, कौन, विधि सदस्य को वोट देने का, विधि सदस्य को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया, ठीक है। जो भी विधि सदस्य है उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया। क्योंकि हम लोग देखे थे कि गवर्नर जनरल के परिषद में जो विधि सदस्य के रूप में नियुक्ति हुई थी एक व्यक्ति की, उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था, लेकिन इस समय जो है अब उन्हें क्या हो जाएगा, वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। विधि सदस्यों को अस्थायी कर दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है उसी समय, यानी विधि सदस्य आपको याद रखना है, ये 33 में ही किया गया था। विधि सदस्य को अस्थायी किया गया था, और इस समय भी क्या होंगे, वो अस्थायी होंगे, ठीक है। विधि सदस्य के रूप में जो आए थे, कौन आए थे, लॉर्ड मैकाले, अब उनको क्या कर दिया गया, अस्थायी कर दिया गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बंगाल के कार्यों के लिए क्या देखे थे हम लोग, यानी बंगाल के कार्यों के लिए अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। बंगाल के कार्यों को संचालित करने के लिए एक अलग, किस चीज का, तो अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल को बनाया गया था। एक अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल को बनाया गया। ये सभी प्रावधान किसके थे, आपके चार्टर एक्ट 1853 में, ठीक है। और ये भी हम देखे थे कि अब क्या कर दिया जाएगा, खुली प्रतियोगिता द्वारा नियुक्ति होगी। उस समय था योग्यता के आधार पर, यानी 33 में क्या था, योग्यता के आधार पर
यानी आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, खुली प्रतियोगिता यानी खुली प्रतिस्पर्धा के आधार पर आपकी क्या होगी, नियुक्ति होगी। तो ये भी पॉइंट को याद रखना है कि खुली प्रतियोगिता के आधार पर नियुक्ति होगी। मतलब अब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अच्छे नंबर लाते हैं तभी आपकी क्या होगी, नियुक्ति होगी, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो ब्रिटिश हो। ये साफ साफ बोल देंगे। तो यहां पर आपको याद रखना है कि खुली प्रतियोगिता के आधार पर नियुक्ति कब से प्रारंभ की गई, तो आपको याद रखना है 1853 का जो एक्ट है इस समय। लेकिन योग्यता के आधार पर नियुक्ति कब से प्रारंभ की गई, तो ये आपको याद रखना है 1833 ईस्वी में। प्रावधान ये भी था, खुली प्रतियोगिता के आधार पर प्रावधान जो था ये था आपका 33 में, लेकिन प्रारंभ नहीं हुआ था। लागू कब से होगा, लागू होगा आपका कब, तो 1853 ईस्वी में क्या हुआ था, आपका लागू हुआ था। फिर हम देखे थे कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो सदस्यों की संख्या थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सदस्यों की संख्या कितनी थी जी, हम लोग जानते हैं कि इनके सदस्यों की संख्या कितनी थी, 24 थी। कितनी होती थी, 24। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की संख्या घटाकर 18 कर दी गई। कितनी कर दी गई, 18 कर दी गई। कुल पहले कितना होता था, पहले होता था 24, लेकिन अब कितना कर दिया गया, 18 कर दिया गया। उसमें से 6 बचा, यानी 6 लोगों की नियुक्ति जो अब 18 लोगों का ही नियुक्ति जो है, जो व्यक्ति यानी शेयर धारक है वही 18 लोगों की नियुक्ति करेंगे, बाकी जो 6 लोग हैं उनकी नियुक्ति कर करेगा। तो याद रखना है कि 6 लोगों की नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगी। कौन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगी, या बोल सकते हैं ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश संसद लिख लीजिए, ब्रिटिश संसद के द्वारा किया जाएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल या ब्रिटिश संसद द्वारा क्या किया जाएगा, अब ये 6 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके बाद जो है, भारत में बहुत सारे विद्रोह हुए, किसान विद्रोह, नागरिक विद्रोह, उन सभी विद्रोहों के बारे में देखेंगे। और विद्रोह को पढ़ने के पश्चात एक सबसे बड़ा विद्रोह होगा 1857 का विद्रोह, तो फिर 1857 के विद्रोह को पढ़ेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे इसके बाद अब 1858 में जो नया सुधार होगा, 1858 का एक्ट, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे।